और भाई, हो गया झाड़ू पोछा बर्तन। चलो, अब ये वीडियो देखो। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। कल्चर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो अलग अलग देशों के जो कल्चर्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और पूरी दुनिया अब एक यूनिफॉर्म कल्चर की तरफ बढ़ रही है। जो ये कल्चरल टर्म्स में जो यूनिफॉर्मिटी आ रही है या पूरी दुनिया का जो एक कल्चर बनता जा रहा है उसको कल्चरल होमोजेनाइजेशन बोलते हैं। शब्द याद रखना, कल्चरल होमोजेनाइजेशन। ये जो यूनिफॉर्म कल्चर है, इससे ये मत समझ लेना कि ये कोई ग्लोबल कल्चर है। ये ग्लोबल कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। हो क्या रहा है कि पूरी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं वो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करती जा रही हैं। वेस्टर्न कल्चर है तो उसमें डोमिनेटिंग कल्चर यूएसए का है, ये तो सबको ही पता है। तो मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है कि यूएसए के कल्चर को ही अडॉप्ट करती हैं बाकी की कंट्रीज। इसको मैकडोनलाइजेशन भी बोलते हैं कई लोग, क्योंकि यूएसए की एक तरीके से कल्चरल हेजेमनी बनती जा रही है पूरी दुनिया पे। ये पुअर कंट्रीज के लिए खतरनाक तो है ही है, लेकिन ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि इससे जो अच्छे अच्छे कल्चर्स हैं दुनिया में, अलग अलग कल्चर्स हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के कुछ अच्छे इम्पैक्ट्स भी हैं अपने कल्चर के ऊपर। ये तो चीज़ तुम्हें माननी होगी कि कोई भी कल्चर स्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक मतलब जो चीज़ मूव ना करे या जिसमें कोई चेंज ना हो या कोई डेवलपमेंट ना हो। तो कोई भी कल्चर स्टैटिक नहीं होता। सारे कल्चर्स हमेशा आउटसाइड इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट करते हैं। इसमें से कुछ इन्फ्लुएंसेस नेगेटिव होते हैं जो हमारी चॉइसेस को कम करते हैं, और कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसेस जो हमारी चॉइसेस को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं और हमारे ट्रेडिशंस को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है, कुर्ता पजामा। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में जीन्स आई, तो अब लोग इंडिया के क्या करते हैं कि कुर्ते के साथ जीन्स पहन लेते हैं। ये एक नया ट्रेंड है इंडिया में। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा कल्चर डेवलप हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है हमारे कल्चर के अंदर। तो ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं अच्छा इम्पैक्ट भी डालती है। जो ये कल्चरल इंटीग्रेशन की वजह से जो कल्चरल्स डेवलप कर रहे हैं उसी को कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन बोला जाता है। कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन, इसमें कल्चर्स इवोल्व होते हैं, अलग अलग कल्चर्स बनते हैं। जो पहले बात हुई थी वो था कल्चरल होमोजेनाइजेशन, उसमें पूरी दुनिया का एक कल्चर बनता जा रहा था। इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडिया और ग्लोबलाइजेशन की कहानी को पढ़ते हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या था कि इंडिया एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल और प्राइमरी गुड्स का, जबकि इंपोर्ट करता था फिनिश गुड्स, जो ज़्यादातर ब्रिटेन ही हमें बना के देता था। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि इकोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गवर्नमेंट ने बाकी पूरी दुनिया से, क्योंकि यार हम हाल फिलहाल में ही आज़ाद हुए थे। और इंडिया में गुलामी का कारण क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए। तो ये भी गवर्नमेंट के मन में कहीं ना कहीं डर था कि अगर हम ट्रेड करने लग जाएंगे अभी से ही पूरी दुनिया के साथ, तो कहीं ना कहीं हम बाकी कंट्रीज पे रिलाई करने लग जाएंगे और वो दोबारा से एक गुलामी की ही स्टेट होगी। और हम खुद आत्मनिर्भर बनना चाहते थे, इसलिए हमने अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करके रखा था बाकी दुनिया से। ये जो प्रोटेक्शनिज्म था इसकी खुद की काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। उस टाइम पे गवर्नमेंट का ज़्यादा ध्यान इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था, तो बाकी सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, हाउसिंग और प्राइमरी एजुकेशन को उतनी अटेंशन नहीं मिल पाई। इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुए तो इंडिया ने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए और एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट करी। एलपीजी क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, हमने अडॉप्ट करी 1991 में। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, इसमें ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में जितने भी क्रिटिसिजम्स हैं उनको पढ़ेंगे हम। तुमने पॉलिटिकल साइंस में ये तो बहुत बार सुना होगा, लेफ्ट व्यू, लेफ्ट विंग या राइट विंग। तो ये है क्या चीज़? देखो, लेफ्ट विंग का झुकाव होता है सोशलिज्म में और ये लोगों के वेलफेयर में बिलीव करती है। वहीं राइट विंग जो है वो टोटली बिजनेस माइंडेड होते हैं और प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। देखो भाई, दोनों का ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट ही होता है, लेकिन डेवलपमेंट की अप्रोच दोनों की अलग अलग होती है। जैसे लेफ्ट विंग बोलता है कि सोशलिज्म के माध्यम से डेवलपमेंट होगा, वहीं राइट विंग बोलता है कि कैपिटलिज्म के माध्यम से डेवलपमेंट होगा। जो ये लेफ्ट व्यू वाले हैं उनका कहना है कि ग्लोबलाइजेशन कैपिटलिज्म को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और अमीर और ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब बनते जा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ प्रॉफिट की बातें होती हैं और सोशल वेलफेयर की कोई बात नहीं करता। ग्लोबलाइजेशन ने गवर्नमेंट की कैपेसिटी को कम किया है और जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो हमने पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस में जो नेगेटिव इफेक्ट्स पड़े थे ना, उन्हीं का एक ओवरव्यू लिखा हुआ है।
हाँ कुछ और भी पॉइंट्स है, लेकिन तुम यार भाई की भावनाएं समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो आगे आने वाले पॉइंट्स होंगे उनको पढ़ लेंगे हम, लेकिन अभी तक उन्हीं पॉइंट्स का ओवरव्यू बताया हुआ था इस टॉपिक में। जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स होते हैं वो ग्लोबलाइजेशन को कॉन्सेप्ट को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन के वो उसको अपोज करते हैं। 1999 में सिएटल में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग हुई। इसमें मिनिस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि जो इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज हैं वो अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज कर रहे थे ट्रेड के अंदर। वर्ल्ड सोशल फोरम करके एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसमें पूरी दुनिया के एक्टिविस्ट होते हैं। इसमें ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी होते हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, लेबर, यूथ एंड वुमेन एक्टिविस्ट, सारे एक्टिविस्ट होते हैं। ये भी नॉन लिबरल ग्लोबलाइजेशन को अपोज कर रहे थे। अब ये नॉन लिबरल ग्लोबलाइजेशन क्या है? इसमें सिर्फ प्रॉफिट की बात होती है, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, और जो ये इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज हैं इनकी हेजेमनी बनती जाती है पूरी दुनिया के ऊपर। वर्ल्ड सोशल फोरम की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 2001 में पोर्टो अल्जीरिया, जो ब्राजील के अंदर है। फोर्थ मीटिंग हुई थी 2004 में मुंबई में, अपने इंडिया वाले। लास्ट मीटिंग हुई 2018 मार्च के अंदर, वो भी ब्राजील में हुई थी। ये सारे 1 मार्कर हैं तो इन्हें याद रखना जरूर। इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। इंडिया में क्या क्या क्रिटिसिज्म्स हुए ग्लोबलाइजेशन को लेके वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इंडिया में लेफ्ट व्यू और राइट व्यू दोनों ही अपोज करते हैं ग्लोबलाइजेशन को। जैसे वर्ल्ड सोशल फोरम है वैसे ही इंडियन सोशल फोरम है, ये भी अपोज करती है ग्लोबलाइजेशन को। और इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज भी अपोज करती हैं इस चीज को। इंडस्ट्रीज के जो ट्रेड यूनियंस हैं और जो फार्मर्स हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज की एंट्री के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। एक बार क्या हुआ कि अमेरिका और कुछ यूरोपियन फर्म्स ने नीम का पेटेंट ले लिया। नीम जो पेड़ हमारे खेतों में उगा रहता है, हमारे घर के अंदर आंगनबाड़ियों में उगा रहता है, उसका पेटेंट ले लिया कि हम इसको किसी भी पर्सपेक्टिव के लिए सिर्फ हम ही यूज करेंगे और बाकी दुनिया यूज ही नहीं कर सकती। तो इंडिया में इस चीज के खिलाफ काफी आवाजें उठी, और आवाजें उठना लाजमी था क्योंकि इंडिया में कब से नीम का यूज हो रहा है, कब से हम नीम को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में यूज कर रहे हैं। और पेटेंट का मतलब क्या होता है? जो चीज नई डिस्कवर होती है उसी का तो पेटेंट होता है। नीम तो कब से इंडिया यूज करता आ रहा है अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में, तो इस चीज का कैसे पेटेंट ले लिया इन लोगों ने? इंडिया में जो राइट व्यूज वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी ग्लोबलाइजेशन को अपोज करती हैं कि हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस हो रहा है, हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं, फलाना डिमकाना। और ये लोग फॉरेन टीवी चैनल्स, वैलेंटाइन डे का जो सेलिब्रेशन होता है, जो फेस्टिवल होता है, और वेस्टर्न क्लोथ जो लड़कियां पहनती हैं स्कूल और कॉलेजेस में, इस चीज़ के खिलाफ हैं काफ़ी।